हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया कोर्स कर रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करिए, वरना मैं आई बटन पे क्लिक करिए, उस पर आपको एक वीडियो मिलेगी, उसे देखिए। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में, देखिए उन्हें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो एनर्जी है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसे हम इस नेचर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसा, मतलब लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर दें। इसलिए ऐसे हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, पर हम उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वन ऑफ द मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी एनर्जी में से किसी एक एनर्जी का फॉर्म है। So electrical energy is one of the many forms of energy. So what is the definition of electrical energy? So the capacity of doing work is called energy. The capacity of doing work is called energy. देखिए, हमने किसी अप्लायंस में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, मतलब कुछ करंट दिया, तो उसने कुछ वर्क किया। वर्क मतलब उसने कुछ आउटपुट दिया। मान लीजिए हमने फ़ैन ऑन किया, तो हमने फ़ैन जैसे स्विच से ऑन किया तो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, पर हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड करी, पर जब फ़ैन घूमने लगा तो उसने अपना मैकेनिकल वर्क किया। मतलब तो उसने जो वर्क किया है इसी को हम कहते हैं एनर्जी। मतलब उसने उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर, मतलब चेंज कर दिया है किस में, वर्क में। सो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द एनर्जी डेट इज स्टोर्ड इन अ चार्ज पार्टिकल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब देखिए हमने जैसे स्विच ऑन किया तो फ़ैन में एनर्जी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, मैकेनिकल वर्क में। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो उसने उस एनर्जी से यूज़ करके वर्क किया। वो वर्क कैसा था, वो मैकेनिकल वर्क था। चलिए दोस्तों, अब इसका मेज़रमेंट देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है, हमने देख लिया कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। मतलब हम कितनी एनर्जी किसी अप्लायंस को दे रहे हैं वो उतना ही वर्क डन करेगा। मान लीजिए हमने इतने कूलाम का चार्ज दिया, इतने कूलाम की मतलब एनर्जी दी प्रोवाइड करी, तो उतना ही वो वर्क करेगा। तो जितना वो वर्क करेगा उतना ही तो वो एनर्जी प्रोवाइड करी हो, उसी के इक्वल तो करेगा ही। सो बेसिकली अगर हमें वर्क डन पता चल जाए तो हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन, पहली बात तो ये। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमने कैसे हमने वो फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, डब्ल्यू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे वी है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू है वर्क डन और क्यू है चार्ज। तो अगर हम डब्ल्यू को, मतलब वर्क को सब्जेक्ट बनाए तो वी क्यू वी आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी। अब हम जानते हैं क्यू होता है आई टी, जो हमने सब पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने क्यू की जगह रख दिया आई टी, तो हो गया वी आई टी। बस यही इसका फॉर्मूला है कि वर्क डन क्या होगा, वी आई टी। पर देखिए हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम v की जगह आई आर रख दें ओम्स लॉ से, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और अगर हम, है ना, क्या कहते हैं, आई की जगह पे v अपॉन आर रख दें तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से फार्मूला लगाना है। सो बेसिकली ये तीनों फार्मूले वर्क डन पे ही बेस हैं। सो ये जो वर्क डन है वही तो एनर्जी के खिलाफ, एनर्जी के इक्वल है, तो ये एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं तीनों। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर। और ये सारे फॉर्मूले जो वैल्यू देंगे वो जूल्स में आएगी। तो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जूल। अब जूल क्यों, क्योंकि देखिए मैंने कहा आपसे कि एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल है, पर वर्क डन की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, जूल्स, जूल्स होती है। तो बस एनर्जी की भी क्या हो जाएगी यूनिट यहाँ पे, जूल्स। क्योंकि जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो वर्क तो उसी एनर्जी से वो वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, तो एनर्जी की भी क्या हो गई, जूल्स। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रे इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है।
द रेट एट विच वर्क इज़ डन इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड पावर। मतलब देखिए, हमने किसी भी अप्लायंस में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, कुछ करंट दिया, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो उस एनर्जी का कितनी जल्दी वो अप्लायंस चेंज करता है वर्क डन में, मतलब वो काम करने में कितनी जल्दी, कितने कम समय में वो ज़्यादा काम कर लेता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। हमने देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया रेट। रेट क्या होता है? रेट मतलब हम किसी को टाइम के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम वो पर सेकंड में कितना वर्क डन कर सकता है, उसी को हम कहते हैं पावर। देखिए या फिर इसको एक तरीके से और देखा जाता है कि कितना चेंज हो रहा है एनर्जी में पर यूनिट टाइम। मतलब मान लीजिए हमने 100 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड करी किसी सब्सटेंस में, पर वो पर सेकंड के हिसाब से 10 जूल की एनर्जी खर्च कर रहा है, मतलब 10 सेकंड में पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो बेसिकली मान लीजिए पर सेकंड में कोई 20 करता है तो उसकी 5 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, और किसी की 10 सेकंड में ख़त्म हो रही है एनर्जी। सो बेसिकली ये क्या पावर है, तो जिसकी जिसकी कम समय में खर्च हो रही है उसकी पावर ज़्यादा है। सो बेसिकली द रेट एट विच वर्क इज़ डन इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। मतलब हम कितने समय में, टी मतलब कितने समय में कितना वर्क डन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं पावर। मतलब पर सेकंड में अगर हम टी की वैल्यू 1 रख दें तो पर सेकंड में जितना वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं पावर। अब अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, डब्ल्यू इजिकल्स टू क्या पढ़ा हमने, वी आई टी। तो अगर हम डब्ल्यू की जगह वी आई टी रखेंगे तो टी से टी कैंसिल, तो वी आई आ गया। अगर हम वी स्क्वायर टी अपॉन आर रखते तो टी से टी कैंसिल होने पे वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, और ऐसे ही आई स्क्वायर आर टी रखते तो आई स्क्वायर आर आ गया। सो बेसिकली ये जो पावर के सारे फॉर्मूलेज़ हैं, डब्ल्यू अपॉन टी, वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर अपॉन आर, और आपको डायरेक्ट वर्क डन दिया है तो आप वी डब्ल्यू अपॉन टी लगाइए, और क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ये तीनों फार्मूले यूज़ होते हैं। अब देखिए इट्स यूनिट इज़ वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। इसे वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर कहाँ से आया? ये वी आई से आया। वी की क्या होती है? वोल्ट, और आई की क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर। देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते थे ये यूनिट, पर ये सबसे इजी है क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्विंग करना पड़ेगा, पर ये वी आई इतना सरल है तो हमने यहीं से ही निकाल लिया। वी होता है वोल्ट, आई होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। और देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू की क्या होती है? वर्क की, जूल्स, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड हो, वोल्ट पर एम्पियर हो, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? वॉट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो आप तो सिर्फ एक आंसर लिख के आएंगे, वो है वॉट। अब क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वॉट। तो अगर हमें पी को 1 करना है, हमें इस पी को 1 करना है, तो अगर हम ये डब्लू को मतलब वर्क डन को 1 कर दें और टाइम को भी 1 कर दें तो ये सॉल्व होने पे 1 आएगा, और वो क्या आएगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 जूल पर सेकंड, या फिर 1 वॉट। तो बस यही तो 1 वॉट, हमें इसी को डिफाइन करना है। सो देखिए 1 वॉट इज़ द पावर कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। हमने करंट कितना दिया अप्लायंस में? 1 एम्पियर, मतलब फ्लो हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। मतलब हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, हमने किसी भी तरीके से एक अप्लायंस के अक्रॉस हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से, तो अगर उस अप्लायंस की पावर क्या होगी? वो 1 वॉट होगी। अब इसकी कुछ बिगर यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 किलो वाट इक्वल टू 10⁻³ वॉट, 1 मेगा वाट इक्वल टू 10⁻6 वॉट, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 10⁻746 वॉट। सो बेसिकली हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी हायर यूनिट्स में होता है तो हमें वॉट में चेंज करने के लिए ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी आई टी, तो हमने वी आई को भी पढ़ लिया। वी आई क्या होता है? पी। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी टी, मतलब हमने वी आई को क्या पढ़ा था अभी? पावर। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब हमें 1 जूल डिफाइन करना है, तो मतलब हमें इस पूरे को 1 करना है, डब्ल्यू की वैल्यू को हमें क्या करना है? 1 करना है। तो हम पी को 1 करेंगे और टी को 1 करेंगे, मतलब पावर कितना, अगर हम 1 वॉट का यूज़ करें और टाइम कितना 1 सेकंड के लिए यूज़ करें, तो यूज़ मतलब सॉल्व होने पे क्या आएगा? वर्क डन 1 जूल। सो 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट इज़ यूज्ड फॉर 1 सेकंड। मतलब अगर हम कोई भी अप्लायंस जिसकी पावर 1 वॉट है उसको हम 1 सेकंड के लिए यूज़ करें, तो ये जो वर्क डन आएगा सॉल्व होने पर वो कितना होगा? 1 जूल। सो बेसिकली अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इससे ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं ईजिली।
So basically 1 joule is the amount of energy consumed when an electrical appliance of 1 watt rating is used for 1 second. एक होती है 1 watt hour. watt hour means मतलब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल्स टू P इंटू टी 1 watt hour. अब आप समझिए 1 watt मतलब P को क्या कर दिया हमने 1 watt मतलब 1 watt, और टाइम को क्या कर दिया 1 hour. तो ये सॉल्व होने पे क्या आएगा 1 watt hour. तो यही होता है वर्क डन 1 watt hour. पर अगर हमसे कोई पूछे 1 किलोवाट आवर कितना होता है, सो अगर हमने W इक्वल्स टू पी टी था तो हमने P को क्या कर दिया 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट का मतलब अप्लायंस हमने यूज़ किया और उसे 1 घंटे तक यूज़ किया 1 आवर के लिए. तो ये सॉल्व होने पे 1 किलोवाट आवर हो जाएगा. सो 1 किलोवाट आवर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर. सो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है ये. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. और अब 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं 1000 वाट, तो हमने 1000 वाट लिख दिया. और 1 आवर को हम सेकंड में चेंज करें तो 3600. सो बेसिकली सॉल्व होने पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स आता है. सो हमें ये कन्वर्जन भी याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस. देखिए दोस्तों, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जब भी हम मान लीजिए हमने कोई बल्ब लाया जैसे हम कोई बाज़ार से, तो देखिए उस पर क्या लिखा रहता है 100 वाट एंड 220 वोल्ट. मीन्स इसका मतलब देखिए वो पहले से ही रेट किया गया, उसके पैकेट पे पहले से ही लिखा रहता है. मतलब यही होती है पावर रेटिंग. मतलब हमने फिक्स कर दिया हर सब्सटेंस की एक अलग अलग पावर होती है. मान लीजिए हम 220 वोल्ट और 100 वाट का कोई बल्ब लेके आए तो उस पर पहले से ही पावर रेट है. मतलब देखिए हर सब्सटेंस की हर अप्लायंस की एक अपनी अपनी पावर होती है. सो बेसिकली ये हमें पहले से ही पता होती है. देखिए अब इसको निकालते कैसे हैं, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब गीज़र रेटेड विद द पावर एंड वोल्टेज. वो पहले से ही पावर और वोल्टेज पे रेट होते हैं. मतलब पहले से ही उनकी पावर और रेट, मैक्सिमम पावर और रेट पता होती है. वी कैलकुलेट द टू क्वांटिटीज़. जैसे कि मान लीजिए हमें जैसे पावर पता है वोल्टेज पता है, तो ये आया क्या ऐसे होगा, ये हमें करंट से, रेजिस्टेंस से, वोल्टेज से आया होगा कि कितने वोल्टेज पे कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस की ज़रूरत है. सो बेसिकली हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं जिसकी वजह से हम फिक्स कर देते हैं. अगर उससे ज़्यादा मतलब हमें उसकी कंडीशन पता होती है, अगर हम उससे ज़्यादा देंगे, पावर रेटिंग से ज़्यादा कुछ चीज़ देंगे वोल्टेज या करंट, तो वो अप्लायंस ख़राब हो जाएगा. सो वो रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम, तो हम उसे कैसे निकालेंगे V²/P. और हमें सेफ लिमिट ऑफ करंट निकालना है तो I=P/V. सो बेसिकली पावर रेटिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर पावर रेटिंग बेसिकली बस ये है कि हम किसी सब्सटेंस की मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट को पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उससे ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं. इससे अप्लायंस ख़राब नहीं होते हैं. इसलिए हम इसे पावर रेटिंग करना ज़रूरी होता है जिससे कि हम सब्सटेंस की ख़राब ना हो. अब नेक्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो घरों में जो मीटर लगे रहते हैं उनसे हम कैसे एनर्जी, मतलब हम कैसे देख सकते हैं कि हमने कितना कितना मतलब यूनिट्स हमने खर्च करी हैं. तो उसके फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम अपॉन 1000. देखिए तो ये एनर्जी आ जाएगा 1 किलोवाट आवर. और जब ये पावर 1 किलोवाट आवर हो जाएगा कंप्लीट, तो मतलब मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाता है. सो बेसिकली यही रहेगा पावर इनटू टाइम अपॉन 1000. सो इसी फार्मूले से हम घर की इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हुई है वो भी निकाल सकते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन हाउस होल्ड अप्लायंस इन एन टाइम इज कैलकुलेटेड इन किलोवाट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं. हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट. सो व्हाट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट. देखिए कोई अप्लायंस है, हमने उसे में करंट फ़्लो कराया, पर हमने करंट बहुत ज़्यादा समय के लिए फ़्लो कराया, तो इससे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, राइज़ करने लगता है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है, जो अप्लायंस है वो हीटेड अप होने लगता है. जो वायर्स होते हैं वो हीट होने लगते हैं, वो गर्म होने लगते हैं. ऐसा क्यों? देखिए व्हेन अ सेल और अ बैटरी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन अ रजिस्टर इज़ कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल. जब भी हम किसी रजिस्टर, मतलब रजिस्टर ले लीजिए आप, कोई लोड ले लीजिए, कोई सब्सटेंस ले लीजिए, कोई अप्लायंस ले लीजिए, उसको हम जब भी मतलब कनेक्ट करते हैं सेल से, बैटरी से या फिर कोई अदर सोर्स से, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ़्लो होता है, मतलब करंट फ़्लो होता है.
सो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मैं बता ही चुका हूँ। इट्स टेम्परेचर राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द, ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर है, ये जी की जगह एस है, ये सॉरी मिस्टेक है। सो ये जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ऐसा क्यों होता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। वैसे आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी बॉडी में, किसी भी अप्लायंस में करंट ज़्यादा देर के लिए फ़्लो करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से वो बॉडी हीटेड अप हो जाती है, वो वायर्स हीटेड अप हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर कोलाइड विथ इट्स एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से मतलब टकराते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मतलब लो हो जाती है। सो द लॉस एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी लॉस हुई है वो टेकन अप बाय द एटम्स, वो एटम्स ले लेते हैं। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकराए और उनकी एनर्जी कम हुई और एनर्जी जो लूज़ हुई, जो एनर्जी लूज़ हुई वो एटम्स ने ले ली और एटम्स क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं उस एनर्जी की वजह से। मोर विगरसली एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर इंक्रीजेज। तो इसी सब को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में लूज़ होती है और वो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी मतलब ले ली जाती है किन की वजह से, एटम्स की वजह से, और वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर रजिस्टर का इंक्रीज़ होता है और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब डेफिनेशन क्या है? बेसिक सी डेफिनेशन है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑन पासिंग करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो बेसिकली करंट फ्लो करने पे जो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ गया, सब्सटेंस हीटेड अप हो गया, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रजिस्टर टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज़ गिवन। भाई ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर है, गलती हो गई। देखिए हमने कुछ एनर्जी दी जब किसी सब्सटेंस को, तो मान लीजिए उसका ना टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो ये जो वर्क किया वो किस उसमें किया उसने, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब वो कोई हमें आउटपुट वर्क नहीं दे रहा है, पर जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करी है उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो बेसिकली हम देखिए इसी को निकालते हैं वर्क डन को। तो W इजिकल्स टू क्यू इन टू वी, वो मैंने आपको पहले बताया जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है। Q इजिकल्स टू IT होता है, हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी तो VIT आ गया। और हमने जब V की जगह पर आई स्क्वायर रखा R, तो W इजिकल्स टू I²RT। तो जो हीट होगी, मतलब यही जो हमने ये एनर्जी दी जिससे उसने वर्क किया, और ये वर्क किस फॉर्म में किया, मतलब जब वर्क किया तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, मतलब बॉडी हमें हीटेड अप मिल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो ये हीटेड अप टेम्परेचर का ही फॉर्मूला बन गया क्या, I²RT। सो बेसिकली हमें फॉर्मूला याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ।